नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और रियल कहानी लेकर के सामने आया हूं। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वो एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी को सुनकर आपको पल पल डर का एहसास होने वाला है। हालांकि हमें किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए, तो इस कहानी के किरदारों के नामों में मैंने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है, लेकिन जो घटना रियल में घटित हुई है वो सेम टू सम आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथियों, वर्षों से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं कि सच है तो झूठ भी है, काला है तो सफेद भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, इंसान है तो आत्माएं भी हैं और ईश्वर है तो भूत प्रेत भी है। आपने किस्से कहानी बहुत सुने हैं और बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इन किस्सों से बच पाया होगा। दुनिया में हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। किसी ने सिर्फ इनके किस्से सुने होंगे, कुछ ने इनको महसूस किया होगा, पर किसी ने यह सब कुछ एक बुरी हद तक झेला था। और आज मैं उसी औरत की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जिसने ये सब कुछ झेला है। ये कहानी मुझे मेरी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक फीमेल फ्रेंड ने शेयर की है और उसकी फ्रेंड के साथ ही यह घटना घटित हुई थी। उसकी फ्रेंड का नाम है मेघना और ये कहानी मेघना की है। मेघना आज 23 साल की हो चुकी है और एक शादीशुदा लड़की है। मेघना की आप बीती मैं आपके सामने अपने शब्दों में प्रस्तुत करने वाला हूं। कहानी शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैंने अपने खास सब्सक्राइबर्स के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। स्टोरी पूरी सुनने के बाद सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक छोटा सा परिचय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरीज तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका मेरे साथ दिल से कनेक्शन बन जाए। तो उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की कहानी को मैं अपने पर्सपेक्टिव से शुरू करता हूं। रात का समय था। मेघना एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। सर्दियों का मौसम था। रात के 11:30 बज गए थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयाभय हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा पड़ा हुआ था। बस एक लाइट लगी हुई थी जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल सा प्रयास कर रही थी। मेघना स्टेशन पर अपनी मां के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, वो भी इस ट्रेन से। उसकी जिंदगी से कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी कि उसका मन ट्रेन से जाने का नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से जाना था, वो भी उस ट्रेन से जिससे उसकी जिंदगी की कोई बहुत बुरी याद जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में सोचने से भी उसको अंदर तक डर पैदा हो जाता था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा आई थी। उसको अंदाज भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था ये यात्रा उसकी जिंदगी में उथल पुथल लाने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर ले आई थी, क्योंकि घर जाना भी जरूरी था। इतने दिन बाद जो मायके जाने का मौका आया था और केवल एक अनजान डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी। लेकिन ये भी सही है कि किसी कारण से उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी। उस बात को पूरे 10 साल हो चुके थे। अचानक बने कार्यक्रम के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का आवागमन बंद था। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही थी। 9 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और भी बैठी थीं। वो सब भी ट्रेन का इंतजार करते करते नींद के झोंके ले रही थीं। एक युवक बेसब्री से बार बार पटरियों के करीब जाकर
ट्रेन को देखने का प्रयास कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर ही चक्कर काट रहा था। जैसे उसका वक्त ना कट रहा हो, जैसे ही ट्रेन आए और वो सवार हो जाए। ट्रेन का इंतजार करते करते जाने कब मेघना की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज। किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में हौले से कहा, मेघना, मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ाकर देखा तो उसकी मां पास में ही बैठे बैठे खर्राटें भर रही थी। आस पास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते हुए अलसाई हुई पड़ी थी। मेघना को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड में रख दी। एक बार फिर से सब सवारियों पर नजर डाली और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिकाकर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, मेघना सुनो, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंख तुरंत खुल गई, क्योंकि इस बार वो नींद में नहीं थी। उसके अंदर तक भय दौड़ गया, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने मां की तरफ देखा तो वो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को संयत किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की थोड़ी ही दूर बनी थी, जिसमें हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उसने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नजर ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गईं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। एक आवाज आई, मैडम, मरने का इरादा है क्या? एक जवान लड़के ने व्यंग में कहा। हुआ ये कि मेघना का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती हुई चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था, जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कोई अजीब साया देखा था। उस युवक ने मेघना से पूछा, आप ठीक तो है ना? मेघना ने बदहवासी में जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। तुमने वो देखा, उधर पटरियों पर कोई था। मेघना ने घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर मेघना की ओर देखकर बोला, मैडम, वहां कुछ भी नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहां उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मेघना को उस युवक की बात पे गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे, तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज हुई, जिसको सुनकर मेघना सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती 2 आंखें उनकी तरफ देख रही थी। फिर म्याऊं की आवाज के साथ ही वो 2 आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को युवक को भी डर लग गया था। उसने अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने। अब आप प्लीज आप यहां खड़ी मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। मेघना का मन नहीं माना। उसने ना चाहते हुए भी अचानक पीछे पलटकर देखा। उसकी नजर वहां गई तो वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। मेघना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज तो भ्रम नहीं हो सकती। एक नहीं 2 बार सुनी थी, लेकिन हो सकता है
थकान की वजह से यह सब हो रहा हो। वैसे वो काफी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से यह सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। मेघना कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा, कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफी देर से व्यथित लग रहा था और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर मेघना ने अपनी ऐसी सोच विराम देते हुए कहा, वो युवक कहाँ से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड़ा था। कहीं वो ही तो कोई भूत कोई नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया था, या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। उसकी माँ को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। मेघना ने सवारियों पर नजर डाली तो अब भी कुछ लोग खर्टी भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़कर ऐसे बैठे थे, पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या इंसान है। यह देखकर उसको हल्की हंसी सी आ गई और खुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा। जैसे ये इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहां नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। मेघना का माथा ठनक गया, या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउडस्पीकर पर घर घर आती हुई आवाज में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो मेघना ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख मेघना एक बार को घबरा गई थी। उसकी नजरें मेघना से मिली तो मेघना ने नजर फेर ली, जैसे उसको देखा ही नहीं, और मां को नींद से जगाने लगी। मां अलसाकर उठी जैसे नींद पूरी कर ली हो और उबासी लेती हुई बोली, ट्रेन आ गई, कितने बज गए? मेघना कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 बज गए। मेघना ने घूर कर उस युवक को देखा तो वो सकपका गया और झेंप कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। मेघना ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना जान क्या बचा दी, चेप ही हुआ जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रही थी। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भागदौड़ में वो युवक भी कहीं गुम हो गया। मेघना भी अपना सामान लेकर मां के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। मेघना के ना जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नजर आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर मेघना की धड़कनें बढ़ गई थीं। वो गेट से अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहां से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। मेघना का मूड खराब हो गया उसको देखकर। वो आंटी से बात कर रहा था, उसकी सीट भी वहीं थी। मेघना ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी मां लेट गई। उसकी मां ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई, अब मुझे कहां नींद आएगी? प्रत्युत्तर में मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी सामने वाली नीचे की सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। मेघना को भी बहुत थकान हो गई थी तो वो आंख बंद करके अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना, मस्ती करना। वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी उसको कितना प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन चली जा रही थी।
ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ती हुई बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था, कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। फिर क्यों ट्रेन रुक गई? मेघना उठी और देखा तो सभी चादर तानकर गहरी नींद में सो रहे थे। मेघना यंत्रवत सी उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था, एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। मेघना यंत्रवत सी ऐसे ही चली जा रही थी। उसको न जाने क्या सूझी, वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था, जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर मेघना ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। मेघना ने देखा तो वहां भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर मेघना की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इस बार उसने इस साये को अच्छी तरह से देख और पहचान लिया था। उसके मुंह से निकला यह कैसे संभव है, सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ हिलाकर मेघना की ओर इशारा किया। उसने आवाज लगाई, मेघना, मेरे साथ चलो। मेघना का ध्यान जैसे ही टूटा, उसने देखा वहां एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर मेघना के होश उड़ गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज अब भी मेघना को बुला रही थी, पर मेघना जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे मेघना की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और मेघना ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। फिर से आवाज गूंजी, मेघना, मेरे साथ चलो। अब ट्रेन में सो रहे उस युवक की नींद अचानक से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही उबासी ली और फिर उठकर बैठ गया और ट्रेन के कंपार्टमेंट में नजर डाली तो सभी ने अपने अपने कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर रखी थी। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। बस टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी। सवारियां चादरों से ऐसे ढकी हुई थी जैसे लाशें लेटी हों। ये ख्याल मन में आते ही उसको झुरझुरी सी छूट गई। वो उठा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। मन में आया तो आंटी और मेघना की तरफ नजर मारी तो चादर से ढकी हुई सीट और अंधेरा था। उसे कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ टॉयलेट में घुस गया और सिगरेट पीने लगा। वहां से बाहर आकर वॉश बेसिन पर हाथ और मुंह धोकर जैसे ही दरवाजे की तरफ गया तो जो उसने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर मेघना दोनों हाथों से लटक रही थी। उसका मुंह ट्रेन के अंदर की तरफ था और पैर दरवाजे की देहरी पर टिके हुए थे। वो बेसुध सी बाहर की ओर ऐसे लटक रही थी जैसे झूला झूल रही हो। उस युवक ने मेघना को तुरंत अंदर खींचा और चिल्लाता हुआ बोला, ओ मैडम, दिमाग खिसक गया है क्या? और कोई जगह नहीं मिली क्या स्टंट करने को? मेघना पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और डिब्बे के अंदर चली गई। उस युवक के होश फाख्ता हो गए थे कि ये चक्कर क्या है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब से उससे टकराई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। फिर कुछ सोचकर उस युवक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। तभी धप की आवाज के साथ ट्रेन का वही दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। पूरी रात ट्रेन अपने वेग से चलती रही और सुबह 7 बजे एक स्टेशन पर जाकर रुकी। अधिकतर सवारियां उठ चुकी थीं। कुछ लोग अभी तक अलसा रहे थे। कुछ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर थे तो कुछ बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो युवक भी उठा। उसने हाथ की घड़ी में समय देखा, अलसाया और सीट पर बैठ गया। आंटी की तरफ नजर डाली तो वो बैठी हुई थी। उसने आंटी को देखकर गुड मॉर्निंग के भाव में हल्के से मुस्कुराया। प्रत्युत्तर में आंटी ने भी मुस्कुराहट दे दी।
वो उठा और टॉयलेट की तरफ फ्रेश होने चल दिया। देखा तो दरवाज़ा बंद था और स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसी साइड था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे बरसों से नहीं खुला हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? रात में तो खुला हुआ था। फिर उसको याद आया कि ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। उसने सोचा हो सकता है हवा की वजह से ज़ोर से बंद हो गया और जाम हो गया हो। वो टॉयलेट चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा मेघना अपनी सीट पर नहीं थी। चाय वाला चाय चाय चिल्लाकर गुजर रहा था। उसने इशारे से रोका और 2 कप चाय लेकर उसको विदा कर दिया। उसने आंटी को चाय ऑफर कर दी। आंटी इनकार न कर सकी। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने कहा, आंटी मेरा नाम नितिन है। आप अगर गलत ना समझे तो मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात पूछ सकता हूं। यह सवाल सुनकर आंटी थोड़ा सख्ते में आ गई और थोड़ा सख्त होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या पूछना है? नितिन उनके बदले लहजे को देखकर थोड़ा सकपका गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है क्या? आंटी ने ऐसे गुस्से से देखा जैसे उसने कोई आरोप लगा दिया हो और बोली, तुमने ऐसा क्यों पूछा? उस युवक ने झिझकते हुए रात की गेट पर लटकने की घटना आंटी को बता दी। आंटी बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं तो पूरी रात जागती रही हूं और ये पूरी रात यहीं मेरे सामने सोती रही है। हाँ, शायद तुम जरूर अपनी सीट से उठकर रात में गए थे, नितिन ने कहा। हाँ आंटी, तभी की बात है, मेरे जाने के बाद। आंटी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। इंसान किसी के बारे में ज्यादा सोच लेता है तो उसको ये उठपटांग सपने आने लगते हैं। वो आंटी को स्टेशन वाली घटना भी बताना चाहता था, पर आंटी की बात सुनकर नितिन झेंप गया और वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में मेघना अपनी सीट पर आकर बैठ गई। नितिन ने एक सरसरी निगाह मेघना पर डाली और फिर अपना सामान लेकर डिब्बे के आगे वाले गेट पर चला गया, जहां से वो अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सके। आंटी ने ट्रेन में मेघना से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। बड़े भैया स्टेशन लेने आए थे। दोनों उनके साथ घर पर पहुंच गई। हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर घर पहुंचने की खुशी में मेघना सब बातें भूल गई। सबसे मुलाकात कर रही थी। नहाकर चाय नाश्ते करने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर ऐसा सोई कि शाम की चाय पर ही आंख खुली। भैया ने पूछा, क्या हुआ मेघना, थक गई क्या, जो घोड़े बेचकर सो गई? मेघना ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ पता नहीं भैया, क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे दौड़ लगाई हो। मां ने छेड़ते हुए कहा, पूरी रात तो खर्राटें भरती हुई आई है। मेघना ने बुरा सा मुंह बना दिया तो सभी हंसने लगे। फिर शाम की चाय के बाद मेघना और मां छत पर टहलने चले गए। बहुत दिनों बाद उसको अपनी उस छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो छत पर डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। तभी मां ने टोका, कहां खो गई मेघना? मेघना मां की ओर देखकर बोली, मां कितना अच्छा लगता था ना बचपन। इस छत पर कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सब यहीं खेला करते थे। वो टाइम ही अलग था। मोना, सुनील, अंकित सब थे। कितना मजा आता था। अब पता नहीं कहां होंगे सब। मां ने गुस्से में रूठते हुए कहा, तेरे चाचा के जाने के बाद तो तेरी चाची ने सबसे नाता ही तोड़ लिया, जैसे कोई मतलब ही नहीं हो हमसे। ना आता ना पता, यहां तक कि तेरी शादी तक में नहीं आई। हमारा पता तो आज तक वही है। चाहती तो मिलने आ सकती थी। मेघना ने मां का हाथ पकड़कर कहा, वो टूट गई थी चाचा के जाने के बाद। शायद इसलिए उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। मेघना की आंखों में जो उदासी थी वो मां ने पढ़ ली। सब बच्चों में सबसे छोटी थी मेघना, सबकी लाडली, और क्योंकि चाचा उस पर जान छिड़कते थे इसलिए उसको सबसे गहरा सदमा लगा था। मेघना मन ही मन सोच रही थी, क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? मां ने देखा अंधेरा हो चुका था। सर्दी बढ़ने लगी थी। सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी छुप जाता है। वो दोनों नीचे आंगन में आ गई और बैठ गई। भैया भाभी को लेकर बाजार चले गए थे। तभी मेघना की मां को ध्यान आया कि वो ट्रेन वाला युवक
मेघना के बारे में कुछ कह रहा था। माँ ने मेघना से कहा, बेटी एक बात बताना तो भूल गई, वो ट्रेन में जो लड़का मिला था ना, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या अजीब बात बोल रहा था कि आंटी आपकी लड़की क्या नींद में चलती है। वहीं माँ ने गेट पर लटकने वाली बात मेघना को बता दी और फिर तुरंत बोली, मैंने भी सुना दिया बेटा, सपना देख रहे होंगे। आजकल के लड़के भी ना थोड़ा प्यार से बात कर लो तो बस चिपकने लग जाते हैं। मेघना की माँ बस अपनी धुन में बोली जा रही थी। मेघना ने सपना शब्द सुना तो उसको कुछ ध्यान आया और बोली कि माँ, कल रात ट्रेन में एक बहुत ही भयानक सपना आया। मेघना ने पूरा सपना माँ को सुना दिया। माँ ने सुना तो वो थोड़ी असहज हो गई। मेघना ने उस बारे में भी सब कुछ बता दिया कि ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। माँ ने कुछ सोचा और बोली, जो स्टेशन तूने सपने में देखा वो है तो इसी रास्ते में, पर वहाँ यह ट्रेन रुकती नहीं है। हो सकता है तू ज्यादा सोचती है इसलिए तुझे सपना आया हो। बेटी, उस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से तुझे वो स्टेशन सपने में दिखना, हो सकता है तेरे उस बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हुआ हो। कहने को तो माँ कह गई, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक भय बैठ गया था। अब उसको भी कहीं ना कहीं उस ट्रेन वाले युवक की बातें सच लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवक सच कह रहा हो सकता है मुझको झपकी लग गई हो और उस समय ये घटना हुई हो। अब वो मन ही मन सारी घटनाओं को आपस में जोड़ने लगी। सारी घटनाएं लगभग आसपास के समय ही घटित हुई थी और जो कुछ मेघना ने सपने में देखा था वो सब कुछ था तो सही, जबकि आज तक मेघना उस जगह गई नहीं थी। उसने सिर्फ जगह का नाम और वहां हुई घटना के बारे में सुना था और मेघना के अनुसार उसने ये सब सपने में देखा है और उस युवक के अनुसार उसने मेघना को लटकते हुए सच में देखा है। हो सकता है ये घटना सच में घटित हुई हो और मेघना को लगा हो ये सब सपना है। उसका अवचेतन मन उस जगह गया हो या वो खुद ही गई हो और मेघना को ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। जो कुछ भी हो, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। मेघना माँ को सोचता देख टोकती तभी घर की डोरबेल बजी। उसने सोचा कि भैया भाभी बाजार से आ गए होंगे। माँ ये कहने हुए घर में अंदर चली गई कि जा दरवाजा खोल, और हाँ, तू बहुत ज्यादा सोचती है ना, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया, इस दिमाग को आराम दे। मेघना हम कहकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा बेल बजाकर भाग गया। ये बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं। ये सोचकर मेघना गेट बंद करने को हुई, तभी दोनों दरवाजों के बीच में से एक काली बिल्ली अंदर घुसी और म्याऊं करते हुए घर के जीने से छत पर भाग गई। मेघना को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। वो डर के मारे चीखती हुई अंदर को भागी। मम्मी, बिल्ली! माँ ने उसका चेहरा देखा तो उनको हंसी आ गई और कहा, इतनी बड़ी हो गई, तू आज भी बिल्लियों से डरती है। तभी तेरे चाचा तुझे खूब चिढ़ाते थे। मेघना बिल्ली आई और उनको बिल्लियां बहुत पसंद भी थीं। मेघना जोश में बोली और फिर उदास सी हो गई। माँ कुछ काम करने लगी तो मेघना वहां से आंगन में आकर बैठ गई। तभी भैया भाभी घर में आ गए और भैया बोले, वाह, गेट खुला ही छोड़ दिया। मेघना बोली, अभी किसी ने वैल बजाई, मुझे लगा आप लोग हैं। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, शायद कोई बच्चा बजाकर भाग गया होगा। मेघना बिल्ली वाली बात को छुपा गई। उसको लगा कहीं उसकी मजाक ना बने। फिर मैं गेट बंद करना ही भूल गई। भैया बोले, यहाँ आसपास कोई ऐसा शैतान बच्चा नहीं रहता जो तुम्हें वैल बजाकर परेशान करे। मेरी प्यारी बहना, अब बहाने मत बनाओ, अब सच भी मान लो कि तुम गेट लगाना भूल गई। ये कहकर हंसते हुए मेघना को छेड़ने लगे। मेघना बोली, मम्मी देख लो, भैया नहीं मान रहे हैं। ये बोलकर वहां से मुंह बनाकर चली गई। भाभी भैया को डांटते हुए बोली, आप भी ना, कुछ भी, अब उनकी शादी हो गई है। भैया तुनक कर बोले, तो क्या हुआ, कितनी भी बड़ी हो जाए, रहेगी मेरे लिए तो बच्ची ही। तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने कहकर भाभी अपने काम में लग गई। वो दो आंखें सभी पर नजर रखी हुई थी, पर सब इस बात से अनजान थे। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे
खाना खाकर फ्री हुए तभी मेघना की ससुराल से फोन आ गया कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। मेघना का चेहरा उतर गया कि आए हुए एक दिन नहीं हुआ और फिर से वापस जाना पड़ेगा। मेघना खाना खाकर जैसे ही रूम में जा रही थी, उसकी नजर जीने की सीढ़ी पर पड़ी तो अंधेरे में उसको वो 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। मेघना बोली, कौन है वहां? मेघना की आवाज सुनकर म्याऊं की आवाज के साथ ही वहां से वो दोनों आंखें गायब हो गई। मेघना बोलने लगी, ये बिल्ली भी ना रात में भी चैन नहीं है। इसके बाद मेघना अपने कमरे में सोने चली गई। मेघना अपने ससुराल लौट आती है। मेघना दिन भर में काम में लगी रहती है और रात हो जाती है। मेघना सब काम से निपटकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसने देखा गैलरी के पास वाले कमरे में कोई सफेद चादर ओढ़कर सिंगल बेड पर लेटा हुआ है। मेघना ने सोचा, इस कमरे में तो कभी कोई सोता नहीं, ये कमरा तो मेहमानों का है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां की दीवारों पर लगी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें उल्टी लगी हुई थीं। सभी के चेहरे दीवार की तरफ थे। ये देखकर मेघना को बहुत ही अजीब लगा। मेघना धीरे से उस पलंग के पास पहुंची। उसने देखा वहां तो कोई सफेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। मेघना ने आवाज दी, कौन है? यहां कौन लेटा है? तभी अजीब तरह से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही मेघना की आंखें फैलती चली गई, जैसे उसने कोई असंभव सी चीज देख ली हो। मेघना ने अचंभित होकर कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? उस साए ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। मेघना ने बहस करते हुए कहा, आप क्यों रहोगे हमारे साथ? ये तो हमारा घर है, आप अपने घर जाओ। आप मेरी ससुराल में कैसे रह सकते हो? वो बोला, क्यों नहीं रह सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा ये भगवान। कड़कर वो हंसने लगा और दीवार पर लगी भगवान की एक तस्वीर को निकालकर हवा में फेंक दिया और हंसते हुए बाहर निकल गया। मेघना कुछ नहीं बोल पाई, बस उसको देखती रह गई। मेघना ने गिरी हुई तस्वीर को उठाया और टंगी हुई तस्वीरों को सीधा किया, पर यह क्या? मेघना देखकर भौचक्की रह गई। एकदम से सारी तस्वीरें फिर से अपने आप पलट गई और कमरे में लगी ट्यूबलाइट बार बार जलने बुझने लगी, जैसे वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा हो। फिर से वही आवाज आई, मेघना मेरे साथ चलो। मेघना जोर से कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ और आप यहां नहीं रह सकते, ये हमारा घर है, जाओ आप यहां से। मेघना को अब की बार गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुको, मैं अभी मम्मी जी से कहती हूं। वातावरण में अचानक से जोर की हंसी गूंजी और एक काले रंग की बिल्ली मेघना को घूरते हुए निकल गई। ट्यूबलाइट जल गई थी और कमरे में प्रकाश हो गया था। मेघना वहां से भागी और चिल्लाई, मम्मी जी। तभी उसे अपने भैया की आवाज आई, क्या हुआ? क्यों नींद में बड़बड़ा रही है? उठ जा, अब चाय पी ले। मेघना ने आंख खोली तो देखा वो तो अपने मायके में थी। पास में ही बैठी उसकी माँ उसका सर सहला रही थी। भैया बोले, इसे सपने में भी चैन नहीं है, उसमें भी शिकायत लगाने में लगी है। मेघना को समझ आया वो सपना देख रही थी। हद ही है, सपने में ही ससुराल पहुंच गई। फिर उसने ब्रश किया और चाय पीते पीते याद करने लगी कि उसने सपने में क्या देखा था। जैसे जैसे उसको याद आता गया, उसकी आंखें फैलती चली गईं। चाय खत्म करते ही उसने मां को आवाज लगाई, मम्मी। मम्मी पूजा करके आंगन में ही आ रही थी। मां ने पूछा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मेघना ने सहमते हुए कहा, वो आपको कुछ बताना था। मैंने एक अजीब सपना देखा। वो मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मां ने झुंझलाहट में पूछा, अरे कौन? मेघना पूरा सपना मां को सुनाती चली गई और मां की आंख फैलती चली गई। मां ने बात को बदलने के लिए मेघना से कहा, यह हो क्या रहा है तेरे साथ, और तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मना किया था तुझे ज्यादा मत सोचना। खैर, अब जाकर नहा ले। पर मन ही मन वो भी डर गई थी। उस बात को 10 साल बीत चुके हैं और अचानक से यह सब अजीब घटनाएं, अजीब सपने कुछ तो संकेत दे रहे थे कि भविष्य में कुछ तो अजीब घटने वाला है। मेघना वहां से चली गई
और बाथरूम में पूरे समय बस इसी बारे में सोचती रही कि ये सब अजीब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं मेरे ससुराल में तो कोई आफत नहीं आने वाली, और ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? इन सब से मेरा क्या लेना देना? एक सपना आता तो मान भी लेती, पर बार बार अजीब सी चीजें होना, कुछ तो अजीब है इन सब के पीछे। पर इतने साल बाद कुछ तो बुरा होने वाला है, ये सोचकर ही मेघना सहम गई। दोपहर के खाने के वक्त सब साथ बैठे थे तो मेघना बोली, भैया मेरा कल सुबह का टिकट करवा दो। भैया बोले, अभी तो आई है, 2-4 दिन रुक कर चले जाना। मेघना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, वहां मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सही समय पर पहुंच जाना ही अच्छा है। और हाँ, बस से करवाना, ट्रेन मुझे सूट नहीं करती है। माँ उसके चेहरे पर आ रहे उतार चढ़ाव को देख रही थी। अगले दिन सुबह 4 बजे की बस से मेघना और भैया चले गए। घर पर माँ और भाभी अकेले थे, इसलिए भैया दोपहर की बस से वापस चले गए। सास की तबीयत पहले से ठीक थी। मेघना अपने घर के काम निपटाकर सास के पास बैठी। सास ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेघना ने अपनेपन से जवाब दिया और कहा, माँ मुझे आप लोगों की चिंता हो रही थी। एक तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से मुझे अजीब सा सपना आया। वो सब बात सास को बताना चाहती थी, पर सास ने उसकी बात को टाल दिया और बोली, मस्त रहा कर, ज्यादा सोचा मत कर। मेघना के मन की बात मन में ही रह गई। वो न चाहकर भी चुप हो गई और बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह के वक्त मेघना घर के काम में लगी हुई थी। पति रवि के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। मेघना ने टिफिन पैक करके दे दिया और रवि मेघना को स्माइल देकर ऑफिस के लिए निकल गया। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते थे। मेघना घर के काम में लग गई। अचानक से उसका सर घूमने लग गया। उसको लगा यात्रा की थकान की वजह से है, ऐसा हो रहा है, तो वो नहाने चली गई। बाथरूम में नहाते अचानक से नल का पानी बंद हो गया और फिर अपने आप चालू हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसे लगा शायद कोई भ्रम है। नहाकर बाहर आई। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। मेघना का सर घूमने लगा और उसको बुखार चढ़ने लगा, तो वो अपने रूम में ही लेट गई। वो उल्टे हाथ की करवट लेकर लेटी हुई थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर में उंगलियों से बालों को सहला रहा है। वो मन ही मन खुश हुई कि यह उसकी सासू माँ कर रही है, लेकिन उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बड़ा अजीब सा अनुभव था उसके लिए। वो कुछ सोचती, तभी सास उसको आवाज देते हुए वहां आ गई। सास को देखकर मेघना बोली, माँ जी आप पहले भी आई थी? सास ने जवाब दिया, नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? मेघना ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? वो बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सर चकरा रहा था तो लेट गई। सास ने उसके सर को हाथ लगाकर देखा तो बोली, बेटी तुझे तो बुखार है। मेघना ने जवाब दिया, नहीं माँ, बुखार नहीं, बस ऐसे ही शरीर टूट रहा है, लगता है यात्रा की थकान नहीं निकली है। माँ ने कहा, रुक, और जाकर थर्मामीटर ले आई और बुखार नापने लगी तो टेम्परेचर 100 DG था। माँ ने उसे बुखार की दवाई दे दी। शाम को रवि आ गया तो तब तक उसका बुखार और दर्द ठीक हो गया। डिनर करने के बाद जब दोनों बेड पर गए तो मेघना रवि की ओर पीठ करके लेट गई। रवि ने पूछा, क्या हुआ? मेघना ने कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूं। और ऐसा बोलकर मुंह दूसरी साइड करके लेटी रही। मेघना को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है, जो उसको रवि से अलगाव सा महसूस हो रहा था। रवि थक कर न जाने कब सो गया। अचानक मेघना को महसूस हुआ कि कोई उन दोनों के बीच लेटा हुआ है। उसने पलट कर देखा तो उनके बीच कोई भी नहीं था, पर अब भी उसको एहसास हो रहा था कि कोई उनके बीच लेटा हुआ है। धीरे धीरे मेघना का सर भारी होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई उस पर हावी हो रहा है। उसके हाथ पैर जकड़ते जा रहे थे। वो चाहकर भी नहीं हिल पा रही थी। फिर उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया हो। उसका दम घुट रहा था। वो चिल्लाना चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रवि पास में ही लेटा हुआ था।
पर मेघना उसको जगा नहीं पा रही थी। मेघना के कान में एक सुरसुराहट सी हुई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, मेघना, मेरे साथ चलो। मेघना की सांस अटकने लगी थी। अचानक से मेघना के शरीर की जकड़न छूट गई और वो गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को संयत करने लगी। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पता नहीं लगा कब उसकी आंख लग गई। अब ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रोज रात को उसे अजीब सा एहसास होता और आवाज आती है कि मेरे साथ चलो। रवि के जाने के बाद उसको बुखार चढ़ने लगता और बुखार फिक्स 100 DGF रहता। पूरा दिन वो बिस्तर पर मरीजों की तरह पड़ी रहती और रात होते ही रवि से पीट करके लेट जाती। रवि के जाने के बाद उसको महसूस होता कोई है जो हर पल उसके साथ रहता है। वो पीछे पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रवि ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टाइफॉइड होने का अंदेशा जताया। जांच की तो सब टेस्ट नॉर्मल थे। रवि के जाने के तुरंत बाद बुखार आता और उसके वापस आने से पहले उतर जाता। रवि ने कई डॉक्टर्स बदल डाले पर किसी के भी रोग पकड़ नहीं आया। सारी जांच नॉर्मल आती। परेशान होकर रवि होम्योपैथी, आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे सब आजमा लिया पर स्थिति जस की तस बनी रही। मेघना का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। वो बेवजह ही रवि से लड़ाई करती रहती और फिर अकेले में खुद ही रोती रहती। दिन पर दिन उसकी हालत खराब हो रही थी। घर में एक अजीब घटना और हुई। मेघना के कमरे के ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे अपने आप चलने लगते, अपने आप बंद होने लगे। रात में सब सो रहे होते तो टीवी अपने आप चालू हो जाती। सबको लगा शायद बिजली का कोई फॉल्ट है। बिजली वाले को बुलाया गया। उसने सब चेक किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेघना को लगातार बीमार देखकर उनके घर की नौकरानी सास से बोली, लगता है बहू रानी को किसी की नजर लग गई है। मेरी मानो तो यहाँ पास में ही एक बाबा झाड़ा लागते हैं, उनसे झाड़ा लगवा लो। शाम को रवि आया तो माँ ने झाड़ा लगवाने के लिए बोला तो रवि नाराज होने लगा। क्या माँ, आप भी इस जमाने में झाड़ फूंक पर विश्वास करती हैं? माँ ने कहा, वो बात अपनी जगह है, पर जब आराम नहीं मिल रहा है तो देखने में क्या हर्ज है। रवि माँ की बात को टाल नहीं पाया। मंदिर पर गए तो पंडित जी ने देखते ही कह दिया कि कोई ऊपरी चक्कर है। उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा, इसको हाथ पर बांध कर रखे। 2 दिन बहुत अच्छे निकले। मेघना को बुखार भी नहीं आया। दूसरे दिन मेघना और रवि मूवी देखने चले गए। मेघना का देवर घर पर आया हुआ था। वो मेघना के कमरे में जाकर सो गया तो कमरे में वहीं अजीबोगरीब लाइट आने जाने लगी। उसे लगा सब कुछ ऑटोमेटिक होगा तो उसने मेन स्विच से लाइट को बंद कर दिया। शाम को मेघना वापस आई तो वो उनको देखते ही बोला, भाभी, ये आपके कमरे में क्या आफत है? एसी अपने आप ऑन हो जाता है। मैंने बंद किया लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो अपने आप फिर से ऑन हो गया। फिर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो रही है। मैं नहीं लेटूंगा इस कमरे में। मेघना चुप हो गई। उसने ध्यान दिया कि उसका ताबीज कहीं गिर गया था। मेघना की सांस अटक गई। उस रात से फिर से वही घटनाएं मेघना के साथ घटने लगी। फिर से मेघना को बुखार आने लगा। उसको महसूस होता कोई पूरे समय उसके साथ है, जो एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ता है। मेघना ने अपनी सास को इस बारे में बताया कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सास को हालात की गंभीरता का अंदाजा लग गया था। वो अगले दिन ही उन पंडित जी के पास ले गई और उनको पूरी बात बताई तो पंडित जी ने कहा, लगता है किसी चौराहे पर इसका पैर किसी तांत्रिक क्रिया के नींबू पर पड़ गया है और कोई बुरा साया इसके ऊपर आ गया है। ये सुनकर मेघना की सास घबरा गई। पंडित जी ने कहा कि आप घबराए नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजा कराई और मेघना के हाथ में एक नींबू देकर कहा कि बेटी, इसको हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करो। मेघना को डर लग रहा था। उसने परिक्रमा करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कोई मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बाहर बने झरोखे से झांक रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मेघना ने हिम्मत करके मंदिर की परिक्रमा पूरी कर ली। फिर पंडित जी ने उसके बाएं हाथ पर एक ताबीज बांधते हुए कहा, बेटी, मैं आपको अभिमंत्रित करके एक कागज देता हूं। उसको आप अपने वस्त्रों में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाएंगी। ये काम आपको अकेले
रात को 12 बजे बात करना है। ध्यान रखना कि कोई टोके नहीं, और हाँ, घर के हर कोने को छूना है। कैसी भी परेशानी आए, रुकना नहीं है। मेघना की हालत ये सब सुनकर खराब हो गई थी। वो बहुत घबरा गई थी, पर इन सब से बाहर निकलना भी चाहती थी। मेघना की सास ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। रात के 12 बजे थे। मेघना ने वो कागज अपने कपड़ों में रखकर घर का चक्कर लगाना शुरू किया। जैसे ही मेघना ने चक्कर लगाना शुरू किया, सारे घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लग गई थी। फैन, एसी सब अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। मेघना को बहुत डर लग रहा था। उसको किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, पर उसने हिम्मत करके पूरे घर का चक्कर लगा लिया और उस कागज के साथ ही चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। रात में कोई अजीब घटना नहीं घटी। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मंदिर गई और कागज पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कागज खोला तो उस पर खूनी लाल रंग से किसी की रेखांकित सी तस्वीर बनी हुई थी। मेघना की सास ने देखा तो उनको समझ नहीं आया। जब मेघना ने देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान। सास ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मेघना ने कहा, माँ, याद है आपको, मैं जिस दिन घर पर आई थी और आपको किसी सपने के बारे में बताया था, और उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। सास ने याद करते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ कह तो रही थी उस दिन, पर उस बात का इससे क्या संबंध है? मेघना ने पंडित जी के सामने ही स्टेशन से लेकर घर तक की हुई एक एक बात सास को बता दी। सास का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने 10th क्लास के टॉपर विद्यार्थी को उसके फेल होने की खबर दे दी हो। सास का रिएक्शन देखकर मेघना रुआंसी हो गई। पंडित जी ने स्थिति को संभाला और कहा, घबराओ मत, ईश्वर सब अच्छा करेगा। पंडित जी बोले, मेघना, जो तुम्हारे साथ अब तक हुआ है उससे 100% संभावना लगती है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त उस आत्मा का संपर्क तुमसे हुआ है और उसको मौका मिला है तुम्हारे जरिए अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने का, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मेघना उदास होते हुए बोली, पंडित जी में ही कितनी बेवकूफ थी जो अपने सपने और रोज महसूस होने वाली घटनाओं को मिलान नहीं कर सकी। मुझे जब ट्रेन में सपना आया, फिर मायके में जो सपना आया, मुझे उससे समझ जाना चाहिए था कि जो साया मुझे महसूस हो रहा है वो मेरा कोई अपना ही है, जो मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। मेघना बोलती बोलती उदास हो गई। पंडित जी बोले, इस बात की 100% संभावना लगती है कि तुम्हारे सपने में आने वाला और तुमको हर रोज महसूस होने वाला इंसान एक ही हो, पर हम इसको पक्के तौर पर तभी कह सकते हैं जब इसका कोई ठोस सबूत हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा हावी हो जाती है और उसको अपना गुलाम बना लेती है और उससे अपनी मर्जी से काम करवाती है। हो सकता है तुम्हें महसूस होने वाला साया तुम्हारा अपना ही हो, परंतु हम तुम्हें लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। परंतु हमें पहले सुनिश्चित करना होगा कि वो साया और तुम्हारे सपने में आने वाला एक ही है। आत्माओं की भी अपनी अपनी शक्तियां होती है, वो उसी हिसाब से अपना प्रभाव दिखा सकती है। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको देखकर लगता है उस आत्मा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना एहसास दिलाने की कोशिश की है। वो तुम्हें अपने आगोश में भी ले सकती थी, तुम्हारे शरीर पर कब्जा भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उस आत्मा से बातचीत करना होगा। यह सब सुनकर मेघना डर गई और भय उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। सास ने देखा तो बोली, बेटी घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ है, ईश्वर का नाम लो, सब अच्छा होगा। पंडित जी ने मेघना के बाईं भुजा पर लाल रंग के कपड़े में अखोया की जड़ बांध दी और कहा, बेटी हिम्मत से काम लेना, जब तक ये तुम्हारे हाथ पर बंधी है तब तक कोई भी आत्मा तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। हाँ, वो आत्मा अपनी शक्ति के हिसाब से तुमसे कम्युनिकेट जरूर कर सकती है। 3 दिन निकल गए, पर मेघना के साथ ऐसी कोई अजीब घटना नहीं हुई, ना ही बुखार आया। उनको लगा कि आत्मा डर कर भाग गई है। रात का वक्त था। मेघना की सास अपने पति के लिए दूसरे कमरे से दवाई लेने गई। तभी उनको एहसास हुआ कि कोई उस कमरे में है। उन्होंने पलट कर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया।
उन्होंने घबराहट में कमरे से ही आवाज लगाई, सुनते हो आप, अपनी दवाई खुद आकर ले जाओ, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। उनकी आवाज सुनकर मेघना और उसके ससुर भागे भागे कमरे में गए तो उसकी सास को एहसास हुआ वो साया उस कमरे से गायब हो गया। सब उस कमरे से चले गए। मेघना ने अपने हाथ से वो लाल कपड़ा हटा दिया और चिल्लाकर कहा, आप चाहते क्या है? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे कहिए, मेरे परिवार वालों को परेशान मत कीजिए। मेघना यह कहकर रोने लगी। तभी उस कमरे की ट्यूबलाइट और बल्ब अजीब तरह से जलने बुझने लगे और फिर सब सामान्य हो गया। उस आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी पर अपनी बात नहीं कह पाई थी। शायद वो अपने शक्ति क्षेत्र से बाहर था या ये कार्य उसकी शक्ति से बाहर था। रात का वक्त मेघना अपने बिस्तर पर चली गई। देखा तो रवि थके हारे घोड़े बेचकर सो रहे थे। कुछ सोचकर मेघना ने वो लाल कपड़ा पलंग के पास में ही रखी टेबल पर रख दिया। अगर जरूरत हो तो आसानी से वो उस कपड़े को उठा सके। उसने एक बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि सास के साथ हुई घटना ने उसको डरा दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी घटना हो। मेघना लेट गई। लगभग आधा घंटे बाद उसने महसूस किया कमरे का तापमान घट गया है और पंखा और एसी अपने आप बंद हो गया। मेघना को अंदाज लग चुका था वो साया कमरे में प्रवेश कर चुका है। उसने अपने आप को हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया। उसको आज हर हाल में इस रोज रोज की आफत से बाहर निकलना था। मेघना ने महसूस किया उसका सर भारी होने लगा और उसका शरीर गर्म होने लगा था। उसने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? क्यों आप हमको परेशान कर रहे हो? मेघना का शरीर धीरे धीरे जकड़ने लगा, जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो, जैसे किसी ने पूरे शरीर को किसी बड़ी पॉलीथिन में पैक कर दिया हो। धीरे धीरे मेघना का दम घुटने लगा और उसके कानों में एक फुसफुसाती आवाज में किसी ने कहा, मेरे साथ चलो। मेघना ने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? मैं क्यों आपके साथ चलूं? फिर से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। और धीरे धीरे मेघना की आंखें बंद होती चली गई। 13 साल की एक लड़की एक अंधेरी जगह पर चली जा रही है। गौर से देखने पर उसको वहां रेल की पटरी नजर आती है। वहां वो आगे बढ़ती है तो पटरी के पास भीड़ लगी हुई है। उस लड़की के वहां पहुंचते ही भीड़ उस लड़की को देखने लगती है और आश्चर्यजनक तरीके से भीड़ वहां से गायब हो जाती है। लड़की देखती है कि कोई आदमी अपना सर अपने घुटनों के बीच रखकर रो रहा है। पूरे वातावरण में उस आदमी के रोने की आवाज गूंज रही है। लड़की को आश्चर्य होता है, इतने सन्नाटे में अकेला आदमी बैठा क्यों रो रहा है? वो आवाज लगाती है, अंकल आप रो क्यों रहे हो? आदमी उसकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है। वो उस आदमी के सर पर हाथ रखकर उसके बाल सहला देती है और कहती है, क्या हुआ अंकल, आप ऐसे अकेले में क्यों रो रहे हो? आप अपने घर जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे अंकल। उस आदमी ने बिना सर ऊपर किए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। मुझसे मेरा घर और घर वाले खो गए हैं, तुम मेरी एक मदद करोगी? यह बात कहकर उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया और एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वो लड़की अचानक ही एक युवती में परिवर्तित हो गई और उस युवती की आंखें आश्चर्यजनक रूप से फैल गईं। वो लड़की बोली, चाचा आप तो मर गए थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने सर झुकाकर कहा, बेटी मेरा शरीर मर गया है पर मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। उस युवती ने असमंजस में कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उस आदमी ने कहना शुरू किया, मेघना तुम उस वक्त छोटी थी, मैंने पारिवारिक क्लेश से तंग आकर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। मैं नशे में और गुस्से में आकर घर से भाग आया और एक ट्रेन में सवार हो गया। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने नशे में ही उस ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मौके पर ही मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं पटरी पर आया तो देखा ट्रेन खड़ी हुई थी और भीड़ लग रही थी। भीड़ को पार करके गया तो देखा मेरी ही कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की पर कोई मुझे देख सुन नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर मर चुका है।
मैंने गुस्से और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। मुझे अपने इस कृत्य पर बहुत पछतावा था। तब से ही मेरी आत्मा उस ट्रेन में भटक रही थी कि कोई मुझे सुन सके, मेरी बात को मेरे अपनों तक पहुंचा सके। हम आत्माओं की भी सीमा होती है। मैं बिना किसी के सहारे घर तक नहीं जा सकता था। मैं 10 साल से भटक रहा था और एक दिन तुम उस ट्रेन में आई। इतनी साल में, इतनी भीड़ में एक तुम ही थी जिसने मुझे समझा। उस दिन स्टेशन पर तुमने मुझे महसूस किया। तुम ही वो जरिया थी जिसके सहारे में सबसे मिल सकता था। पर तुम मेरी बात को समझ नहीं पाई। मैंने समझाने की कोशिश भी की, पर तुम्हें समझ नहीं आया। मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा। वहां जाकर पता लगा तुम्हारी चाची तुम सबसे अलग कहीं दूर रह रही है। बेटी, गुस्से और नशे में मैंने अपना परिवार बर्बाद कर लिया। मैं उनसे ना मिल सका, पर अब मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अब चाहता हूं तुम सब आपस में मिल जाओ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस अपनी बात तुम तक पहुंचाना चाहता था। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। कहकर वो आदमी धीरे धीरे से गायब हो गया। मेघना आवाज लगाती रह गई, चाचा, चाचा। आवाज सुनकर रवि की आंख खुल गई। देखा तो मेघना पसीने में तरबतर चाचा, चाचा चिल्ला रही थी। उसने मेघना को जगाया तो मेघना को होश आया। वो कोई सपना देख रही थी। अगले दिन वो सास के साथ मंदिर गई और पंडित जी को रात के सपने वाली पूरी बात बता दी। पंडित जी ने कहा, जैसा कि तुम्हारे चाचा ने कहा है कि जब तक तुम उनके घर वालों को नहीं ढूंढ देती तब तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। तुम कोशिश करो उनके परिवार का पता लगाने का, और तब तक ये गुग्गल की धूप घर के हर कोने में जलाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। रात का वक्त था। किसी ने जोर से मेघना के ससुराल के घर के मुख्य द्वार को खटखटाया और दरवाजे के पास ही लगी खिड़की से झांकने लगा। मेघना पास के ही कमरे में चुपचाप खड़ी हुई थी। मेघना की सास ने दरवाजा खोल दिया, पर जाली वाला गेट बंद रखा और गेट पर खड़े आदमी को देखकर गुस्से में जोर से आवाज लगाई, क्यों आए हो यहां? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? क्या हक है तुम्हारा? तुम्हारी तो भतीजी लगती है, उसकी शादी हो चुकी है। अब उसको परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें इस घर में अब कभी नहीं आने दूंगी। यार कहकर गेट बंद कर दिया। सुबह मेघना की सास ने मेघना को अपना सपना सुनाया कि मैंने रात में सपने में तेरे चाचा को देखा। वो घर में घुसने की जिद कर रहे थे, पर मैंने उनको घर में घुसने नहीं दिया। मेघना की सास की आंखें उस वक्त आश्चर्य से भर गई जब मेघना ने बताया उसने भी बिल्कुल यही सपना देखा। जब मेघना की सास ने उसके चाचा का हुलिया मेघना को बताया तो मेघना के मुंह से शब्द नहीं निकले। क्यों कि मेघना की सास उसके चाचा से कभी नहीं मिली थी और उन्होंने तो उनकी फोटो तक नहीं देखी थी। फिर भी जो हुलिया उन्होंने बताया वो बिल्कुल मेघना के चाचा के जैसा ही था। अगला दिन सुबह का वक्त था। रवि ऑफिस जा चुका था। घर के फोन पर मेघना के भैया का फोन आया, हालचाल लिया। तभी अचानक भैया बोले, कल एक बहुत अजीब और अच्छी बात हुई। मुझे चाची और उनके बच्चे स्टेशन पर मिले। बहुत साल बाद अचानक से ऐसे मुलाकात होगी सोचा भी नहीं था। मैंने उनका फोन नंबर ले लिया है। मेघना ने सुना तो वो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने भैया से चाची का नंबर ले लिया और थोड़ी देर बाद उसने चाची से फोन पर बात की और उनको पूरी बात बता दी। चाची बात सुनकर उदास हो गई। मेघना ने कहा, चाची एक बात समझ नहीं आई कि चाचा ने मुझसे ही संपर्क क्यों किया। चाची ने जवाब दिया और कहा, तुम ही थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी। वो तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे, जिस वजह से तुम ही उनको देख पाई। मेघना ने कहा, सही कह रही हैं आप। चाचा चाहते थे कि हम सब साथ रहे, इसलिए अब से हमेशा हमारे संपर्क में रहना। फोन काटकर मेघना अपने काम में लग गई। थकान हो गई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। उसको झपकी लग गई तो उसने देखा उसके स्वर्गीय पिता सोफे पर सामने बैठे हैं और मुस्कुराकर बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है मेघना, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मेघना ने आंख खोली तो देखा सोफा खाली पड़ा था, पर कमरे में एक अजीब सी महक थी जो उसको उसके पापा की याद दिलाती थी।
मेघना ने यह सब लगभग 6 महीने झेला था। आज इस घटना को बीते एक लंबा वक्त गुजर चुका है और मेघना एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है, पर आज भी उसकी यादों में ये घटना ताज़ा है। उसको आज भी ट्रेन से सफ़र करने में डर लगता है कि कहीं से फिर से कोई आवाज़ उसके कान में ना आ जाए कि मेघना मेरे साथ चलो। तो साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, डरावनी तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें इमोशन भी था। और अब मैं बात करना चाहूँगा उससे ख़ास सिलसिले के बारे में जो मैंने अपने ख़ास सब्सक्राइबर्स के लिए तैयार किया है। साथियों, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सबसे आखिर तक इस स्टोरी को सुन रहे हैं, यानी आप मेरे ख़ास सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ही यह सिलसिला शुरू किया है कि मैं आपका नाम स्टोरी के सबसे आखिरी में लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल यह तो आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आर्थिक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के ऑप्शन में जाकर जो भी राशि या अमाउंट आप मुझे सपोर्ट करना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं और उन लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो अभी तक जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स किया है उनके नाम लेते हैं: मंदाकिनी चौहान, जम्मू कश्मीर; सुरेश गायकवाड़, महाराष्ट्र; जावेद बरेली; राकेश जाट, जयपुर; पूजा कुमारी, दिल्ली; पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजस्थान; दिनेश शर्मा, कानपुर; RK चौधरी और लोकेश गार्गव, पानीपत से। तो इन लोगों का तहे दिल से मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट किया है। साथियों, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।